नमस्कार दोस्तों, मैं बलबीर सिंह एक बार फिर आपके सामने आपके अपने मैक्सिमम एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि हमने पिछली कक्षा में स्टार्ट किया था भारतीय भूगोल, और वहां हमने देखा था कि भारतीय भूगोल में कि भारत की उत्पत्ति कैसे हुई थी, ये हमारा मेन टॉपिक था। लेकिन हम पूरे टॉपिक को कंप्लीट नहीं कर पाए थे। उसमें हमने देखा था कि भारत यानी महाद्वीपों की उत्पत्ति सबसे पहले हमने देखा था कि विश्व में ग्लोब में हमने देखा था पूरी पृथ्वी, जो हमारी पृथ्वी थी, ये पृथ्वी इसमें पैंजिया और पैंथलासा से फिर हमने देखा था कैसे महाद्वीपों की उत्पत्ति, अनेक महाद्वीपों के बारे में हमने 7 महाद्वीपों के बारे में पढ़ा, महासागरों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने देखा था कितने महासागर थे, कितने महाद्वीप थे, इन सब के बारे में पढ़ा था। जैसे अफ्रीका हो गया, एशिया हो गया, यूरेशिया हो गया, उत्तरी अमेरिका हो गया, दक्षिण अमेरिका हो गया। इन सब चीजों के बारे में हमने पढ़ने के बाद अब हमने वेगनर महोदय का सिद्धांत भी देखा था कि हाँ, वेगनर महोदय ने कैसे बताया कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे अनंत काल से इनमें विस्तार हुआ इनका। और फिर अब आज हम देखेंगे कि इनकी उत्पत्ति के पश्चात हम जो विभिन्न महाद्वीपों से भारत की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं हम आज कि भारत की उत्पत्ति कैसे हुई। जैसे हमने देखा था वेगनर महोदय ने बताया, उसी प्रकार से कोबर महोदय ने अपने भूसन्नति का सिद्धांत दिया था कि भूसन्नति के सिद्धांत ने बताया कि कैसे चीजें एक जगह से दूसरी जगह जिसके थ्रू पर्वत निर्माण की व्याख्या की प्रॉपर व्याख्या होती है कोबर के भूसन्नति सिद्धांत से। जैसे पर्वत, अभी प्रायद्वीपीय भारत था, ये पर्वत की तरह ही पहले विकसित हुआ था। पहले यहाँ अनंत काल से तो यहाँ कोई जीव जंतु थे नहीं, धीरे धीरे चीजों का बड़ा हुआ, मनुष्य का विकास हुआ, मनुष्य की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार से उन्होंने पहले पर्वत का विस्तार का बताया। उसके बाद फिर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से हमने पढ़ा था कि इन सब चीजों का भी विस्तार समझ आया, कैसे महाद्वीप का विखंडन हुआ और इनकी उत्पत्ति हुई। तो हम आज देखते हैं दोस्तों कि कैसे भारत, जो प्रायद्वीपीय भारत है, जो हमारा पूरा संपूर्ण भारत है, ये जो हमारा संपूर्ण भारत है, इसमें ये भारत है, ये हमारा कहलाता है प्रायद्वीपीय भारत। ये हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा कहलाता है प्रायद्वीपीय भारत। और ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। और ये इधर का इलाका गंगा और यमुना का जो मैदानी था, ये मैदानी भारत कहलाता है। ये कहलाता है मैदानी भारत। तो हम देखेंगे इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, प्रायद्वीपीय भारत की उत्पत्ति और मैदानी भारत की उत्पत्ति कहां हुई। उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे कि देखेंगे कि भारत का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार देखेंगे। उसके बाद इनके बॉर्डर एरिया, समुद्र के एरिया, इन सब चीजों के बारे में विस्तार में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं हम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये हमने देखा था कि हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट था। ये मेडागास्कर क्षेत्र, ये क्या हमारा क्या है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट था। ये क्या अफ्रीका महाद्वीप है, ये मेडागास्कर है। तो ये जो क्षेत्र है, जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, ऐसे समझिए, ये हमारा क्या है? प्रायद्वीपीय भारत है। और ये क्या अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। तो उस टाइम हमें अनेक सिद्धांत प्रतिपादित हुए और उनके द्वारा बताया कि जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट से ही टूटकर, जब हमने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में पढ़ा, जिसमें पृथ्वी के अंदर भूचल अनेक गतिविधियां होती हैं पृथ्वी के प्लेटों के अंदर, तो उन्हीं में से कैसे अफ्रीका कॉन्टिनेंट से ये प्रायद्वीपीय भारत टूटकर यहां से, जैसे हम आज भी अफ्रीका कॉन्टिनेंट को देखते हैं, तो वहां से बताता है कि अगर हम इस क्षेत्र को यहाँ पे लेके आए तो यहाँ पे ये फिट होता नजर आएगा। तो वही ये प्रायद्वीपीय भारत यहाँ अफ्रीका कॉन्टिनेंट से टूटकर उत्तर पूर्व की तरफ, अगर हम यहाँ डायरेक्शन की बात करें, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये उत्तर और पूर्वी की तरफ प्रवाहित हुआ धीरे धीरे। जैसे आज भी हमारे जो महाद्वीप है, साल दर साल 1 से 2 सेंटीमीटर अपने विभिन्न दिशाओं में प्रवाहित हो रहे हैं। उसी प्रकार से यह उत्तर पूर्वी की तरफ प्रायद्वीपीय भारत प्रवाहित हुआ। प्रवाहित होने के बाद ये जाके यहाँ पे लग गया। उस टाइम क्या था, यहाँ पे जब ये प्रायद्वीपीय भारत यहाँ पे पहुंचा, तो इस टाइम यहाँ था हमारा, हमने देखा था इधर था हमारा यूरेशिया कंटिनेंट। क्या था? यूरेशिया। क्या था? इधर यूरेशिया और इधर हमारा प्रायद्वीपीय भारत हो गया। तो हमने वेगनर महोदय ने बताया, जो
उन्होंने भूसन्नति का सिद्धांत दिया, उसमें हिमालय की उत्पत्ति के बारे में भी उन्होंने बताया था। ठीक है, हमारे जो यूरेशिया था, यूरेशियन प्लेट इधर हमारी हो गई यूरेशियन प्लेट, तो उन्होंने बताया कि इधर प्रायद्वीपीय भारत हो गया और इधर हो गया अंगारा लैंड, इधर अंगारा लैंड, और इसको उन्होंने कहा गोंडवाना लैंड। इसको इन्होंने कहा गोंडवाना लैंड। और जो यहां से नदियां बहती हैं उत्तर की तरफ नदियां, और इस अंगारा लैंड से साउथ वेस्ट की तरफ नदियां बही। तो नदियों का विस्तार, तो नदियां अपने साथ क्या तलछटी में जमाव, विभिन्न तरह के मल और पत्थर बालू ये सब चीजों के अवसाद लेकर पहुंचती हैं। तो यहां से अवसाद को लेकर इस टेथिस सागर, यहां था हमारा टेथिस सागर, यहां था क्या टेथिस सागर, तो टेथिस सागर में जाके ये अपने अवसाद को गिराना शुरू कर दिया। तो गिराना अवसाद जब लंबे बहुत सी वर्षों तक टेथिस सागर में अवसाद, दोनों नदियों का, दोनों प्रायद्वीपीय से नदियों का अवसाद गिरा, तो यहाँ पे क्या वलय पड़ गया, वलय मतलब मोड़ पड़ गया, यहाँ क्या मोड़ पड़ना शुरू हो गया, इधर मोड़ पड़ना शुरू हो गया, इधर मोड़ पड़ना शुरू हो गया। इसके बाद यहाँ पे क्या हो गई हिमालय, यहाँ पे क्या हुआ हिमालय पर्वत का उत्पत्ति हो गई, यहाँ पे क्या हो गया हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हो गई, यहाँ पे हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हो गई। उत्पत्ति के बाद आगे हम देखते हैं, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने देखा कि किस प्रकार से इसकी उत्पत्ति हुई। अब हम देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत प्लस मैदानी भाग। प्रायद्वीपीय भारत ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट से टूटकर अलग हुआ, कहां से अफ्रीका से टूटकर अलग हुआ। और यह मैदानी भाग हमारे अंगारा और गोंडवाना लैंड में जो नदियां आपस में टेथिस सागर में पहुंची, वहां से मैदानी भाग यानी टेथिस सागर से, यानी टेथिस सागर में जमे अवसाद से, किसके कारण टेथिस सागर में जमे अवसाद से और अफ्रीका कॉन्टिनेंट से लोग, इन दोनों का जब जुड़ाव हो गया तो क्या हुआ संपूर्ण भारत जो हमारा अखंड भारत है उसकी उत्पत्ति हुई। इसके बाद अखंड भारत की उत्पत्ति हुई। अब इन चीजों को नोट करते जाइएगा आराम से। इसके बाद क्या हुआ हमारा अखंड भारत की उत्पत्ति हुई। मैप पे ज्यादा मजे, ये फिर अखंड, ये हमारा जो आज का भारत है इसको हमने लिखा है। अखंड भारत में क्या सिस्टम आया, ये इधर पाकिस्तान वाला क्षेत्र भी इंक्लूडेड था और थोड़ा अफगानिस्तान वाला, यहाँ क्षेत्र पूरा इंक्लूडेड था। इसको हमने बना रहे हैं हम आज के भारत की, अपने जो हमारा भारत है उसकी बात कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ अखंड भारत की उत्पत्ति हुई दोनों को मिला के। ये हमारा फिर अखंड भारत, ये हमारा हो गया ये वाला एरिया, ये हो गया प्रायद्वीपीय भारत और ये हो गया मैदानी भारत। आप समझ रहे हैं, ये हो गया प्रायद्वीपीय भारत, ये हमारा मैदानी भारत। यह क्षेत्र बहुत पुराना है और यह क्षेत्र इसमें आज भी बढ़ोतरी हो रही है। और ये हिमालय जो यहाँ से हिमालय गया हुआ है, हिमालय इसकी उत्पत्ति, इसकी जो बढ़ोतरी हुई दिन दिन प्रति साल दर साल कुछ ना कुछ सेंटीमीटर आज भी होती जा रही है। तो ये हमने देखा, ठीक है। अब हम देखेंगे इसके बाद भारत की उत्पत्ति हो गई, अब हम देखेंगे इसकी अवस्थिति कहाँ है पूरे ग्लोब में, कहाँ है इसकी अवस्थिति देखेंगे। आइए देखते हैं, ये हो गया हमारा ग्लोब, ये हो गई हमारी, तो ये हो गई, ये हो गई हमारी विषुवत रेखा, ये हो गई हमारी विषुवत रेखा। ये हमारी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। ये हमारा हो गया उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया हमारा क्या ना उत्तरी गोलार्ध, और ये क्या हो गया ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध हो गया और दक्षिणी गोलार्ध हो गया। उत्तरी गोलार्ध को देखा दक्षिणी, इसमें हम क्या देखेंगे कि उत्तरी
ये हमारे हो गए यहाँ पे नॉर्थ पोल हो गया और ये हो गया हमारा साउथ पोल। हम देखते हैं पृथ्वी हमारी 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। ये भी एक क्वेश्चन है जो कि आता रहता है। तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें महाद्वीप भी हैं और महासागर भी हैं, जो हमने आपको बताया था कि 5 महासागर और 7 महाद्वीप भी हैं। तो भारत की उत्पत्ति कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में, यहाँ आसपास है। भारत की उत्पत्ति कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में, यहाँ के आसपास है। तो हम देखेंगे उत्तरी गोलार्ध में कुछ अक्षांशीय रेखाएं जाएंगी। अक्षांशीय रेखाएं होती है हमारी जो अक्ष के समांतर जाती हैं। अक्षांशीय रेखाएं होती हैं जो हमारी अक्ष के समांतर जाती हैं, ऐसे। इसी तरह दक्षिण गोलार्ध में, और देशांतरीय रेखाएं होती हैं जो हमारी पोल टू पोल जाती हैं। ये एक दूसरे को कभी काटती नहीं। ये हमारी क्या हो गई? देशांतरीय रेखा हो जाती है। तो इसमें देखेंगे भारत कहाँ पे अवस्थित है? भारत उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है, ये हम जाएंगे। अब इसका हम भारत का विस्तार देखेंगे कि भारत का विस्तार कहाँ पे, कितने डिग्री पर उत्तरी अक्षांश में, कितने डिग्री पर, कहां से कहां पे, इसके बारे में देखते हैं। तो ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं हम इसको। ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये हो गई विषुवत या भूमध्य रेखा। इसके ऊपर हम देखेंगे उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में कितने, 23.5 डिग्री में। कितनी है? 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये हो गई 23.5 डिग्री साउथ, और ये हो गई हमारी 0 डिग्री। तो ये जो उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री में, इसको हम क्या नाम देते हैं? और जो दक्षिणी में है इसको हम क्या नाम देते हैं? उत्तरी गोलार्ध में जो इसको हम देते हैं कर्क रेखा। क्या नाम देते हैं? कर्क रेखा। और जो दक्षिणी गोलार्ध में इसको हम क्या देते हैं? मकर रेखा। क्या देते हैं? मकर रेखा नाम देते हैं। तो हमने देखा रेखाओं को, हमारी पृथ्वी को कैसे 3 रेखाएं अलग अलग भागों में विभाजित करती हैं। ये हो गई विषुवत रेखा, ये हो गई मकर रेखा, और ये हो गई कर्क रेखा। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे ये हमारी पृथ्वी हो गई। अब हमने कर्क, मकर और विषुवत रेखा देख ली। अब इसमें देखेंगे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार कैसे होगा। तो ये हो गई हमारी पृथ्वी हो गई। अक्षांश का मतलब क्या हुआ? किसी अक्ष के, मतलब उसके समांतर, इसके अक्ष के, ये अक्षांशीय विस्तार होगा उसके अक्ष के। जैसे ये हमारा हॉरिजॉन्टली, तो हम देखेंगे ये हमारी विषुवत रेखा 0 डिग्री हो गई। इसके बाद ऊपर इसके समांतर हम रेखाएं खींच देंगे ऊपर तक, नॉर्थ पोल तक। उसी तरह हम साउथ पोल में खींच देंगे। ये हमारी अक्षांशीय विस्तार होगी। तो यहाँ क्वेश्चन अक्षांशीय विस्तार का नहीं, यहाँ क्वेश्चन बनता है कि कितनी अक्षांशीय रेखाएं हैं और कितनी देशांतरीय रेखाएं हैं। तो सबसे पहले हम अक्षांशीय रेखा से, ये 90 डिग्री हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ तक 90 डिग्री होता है और यहाँ तक 90 डिग्री होता है। तो अक्षांशीय रेखाओं का जो विस्तार होता है ये 1 डिग्री पर एक रेखा होती है। कितनी? 1 डिग्री पर एक रेखा होती है। यानी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे ऊपर जाती है, ऐसे नीचे जाती है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो कितनी रेखाएं हो गई? अक्षांशीय रेखाएं। यहाँ लिखते हैं अक्षांशीय रेखाएं हो गई। कितनी? 90 ऊपर गई और 90 नीचे, प्लस एक विषुवत रेखा हो गई। टोटल कितनी हो गई? 181। ये हमारा क्वेश्चन बनता है। टोटल 181 अक्षांशीय रेखा हो गई। अक्षांशीय के बाद अब हम देशांतरीय रेखा भी देख लेते हैं। ये ठीक हो गई, हमारी पृथ्वी हो गई, ये हो गई विषुवत रेखा हो गई, ये हमारा हो गया नॉर्थ पोल, और ये हमारा हो गया साउथ पोल। क्या हमने देखा? नॉर्थ पोल, साउथ पोल। अब जो हमारी देशांतरीय रेखाएं होती है वो नॉर्थ टू साउथ चलती हैं। जो हमारी देशांतरीय रेखाएं होती है वो नॉर्थ टू साउथ चलती हैं, और यह कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। ये क्वेश्चन बनता है कि क्या देशांतरीय रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं? तो नहीं, देशांतरीय रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं। ये क्या है? देशांतरीय रेखाएं। ये कितनी है? देशांतरीय रेखाएं। तो हम देखते हैं ग्लोब है, ग्लोब पूरा कितना होता है? 360 डिग्री। ग्लोब में कितना? पूरा 360 डिग्री होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम, उसी की तरह हम पूरा, जैसे एक वृत्त होता है हमारा तो 360 डिग्री में होता है, उसी तरह हम देशांतरीय रेखाओं को याद कर लेंगे कि देशांतरीय रेखाएं हमारी कितनी होती हैं? 360 होती हैं। कितनी होती हैं? 360। यानी नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाती हैं, और ये टोटल देशांतरीय रेखाएं 360 होती हैं। यहां से 180 इधर हो गई और 180 इधर हो गई। इसमें कोई बीच में ये रेखा नहीं होती है। ये हम एक इमेजिनरी लाइन आपको बता रहे हैं कि 180 इधर हो गई और 180 इधर हो गई। कितने हो गए टोटल?
360 देशांतरी रेखा हो गई। तो यहाँ हमने देखा कि कैसे भारत की उत्पत्ति अफ्रीका कॉन्टिनेंट से टूटकर कैसे प्रायद्वीपीय भारत में मिलकर बना। उसके बाद हमने देखा कि ग्लोब में कहां पर भारत की उत्पत्ति कहां से और कहां पर भारत का विस्तार है, और हमने अक्षांशीय देशांतरी विस्तार के बारे में पढ़ लिया। अब हम देखेंगे कि अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि भारत में कैसे क्या सिस्टम होता है और इसका टाइमिंग का विस्तार कैसे होता है। तो ठीक है दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।